यस। तो कल अपन ने छोड़ा था यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन पे। डिड यू ऑल गो थ्रू दिस टू क्वेश्चंस? ये वाला केस स्टडी किए सॉल्व? कोई डाउट, एनी डाउट? सॉल्व और नॉट? बताओ कियो कि नहीं कियो? नहीं कियो तो बोल दो, अपन कर लेते हैं। टाइम दे तू। आज का टाइम और चाहिए। कर लेते हैं अपन, 10 मिनट लगेगा ये केस स्टडी में, नॉर्मल है। ठीक है, फटाफट से देखते हैं। While auditing consolidated financial statement of YK Industries Limited for 2022-23, a manufacturing company जिसके financial statements are required to be prepared in accordance with Division 2 of Schedule 3। Division 2 मतलब बताओ कौन सा हो गया ये? एएस इंडिया से एनबीएफसी? एएस इंडिया से एनबीएफसी। डिवीजन 1 क्या होता है तुम्हारा? एएस। यस और नो? डिवीजन 2 होता है तुम्हारा इंडियस। और डिवीजन 3 के तहत तुम्हारा प्रिपरेशन जो होती है वो तुम्हारी होती है एनबीएफसी के लिए। तो यार डिवीजन 2 के तहत बना है सीए पलाश शाह नोटिस एज अंडर The notes to account of consolidated financial statement discloses additional information about holding company and its subsidiary। Notes to account में तुम्हारा additional information दी है। It provides disclosure regarding what percentage of consolidated net assets, percentage of consolidated profit and loss, and percentage of consolidated total comprehensive income with their amounts pertaining to holding company and its subsidiaries। ऐसे जब भी तुमको ए बी सी डी करके देगा ना, मतलब समझ जाना कि वो अलग अलग। यस करेक्ट सचिन। तो जब तुमको ऐसे ए बी सी डी करके अलग अलग से देगा ना, तो डेट मीन्स व्हाट, तुम्हारा जनरली ए से अलग क्वेश्चन पूछेगा, बी से अलग पूछेगा, रेफरेंस देके पूछेगा। तो अपन एक एक करके क्वेश्चन देख सकते हैं फटाफट। कंसिडरिंग डिस्क्लोजर ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन इन सीएफएस एज स्टेटेड इन पैरा ए ऑफ केस स्टडी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? बताओ, सोच के बताओ फटाक से। ए बी सी या डी? Said disclosure is not proper as percentage of consolidated revenue from operations along with respective amount pertaining to holding company and its subsidiaries also required। परसेंटेज ऑफ कंसोलिडेटेड रेवेन्यू भी डिस्क्लोज करो बोल रही है। Said disclosure is not proper as percentage of other comprehensive income along with respective amount to holding company and its subsidiaries also required। The said disclosure is not proper as percentage of consolidated revenue from operations as well as other comprehensive income। तो ये बोल रहे परसेंटेज ऑफ कंसोलिडेटेड रेवेन्यू भी तुमको बताना है और परसेंटेज ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव भी इनकम भी तुमको बताना है। मतलब ये क्या होता है, तुम्हारा ए का कितना आ रहा है, ठीक है, और टोटल ग्रुप का कितना है, टोटल ग्रुप का सीएफएस का कितना है। ठीक है, जैसे रेवेन्यू की बात करूँ तो रेवेन्यू कितना है, और ए का रेवेन्यू 10 करोड़ है और रेवेन्यू इसका है 1000 करोड़। तो ये कितना हुआ मेरा, 1% आएगा। तो परसेंटेज ऑफ टोटल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू तुमको बताने बोल रहा है, प्लस परसेंटेज ऑफ टोटल अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम तुम्हारा बताने के लिए बोल रहा है, एंड इट सब्सिडरीज ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो इसलिए सी ऑप्शन सही है क्या, या फिर डी ऑप्शन द सेट डिस्क्लोजर इज प्रॉपर? सेट डिस्क्लोजर इज प्रॉपर। तो एकदम छोटा सा बारीक पॉइंट है, तुम देखोगे तो ये अपन ने पढ़ा हुआ है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, याद आ रहा है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट? क्या क्या डिस्क्लोजर करना है ये बताया था उसमें। व्हाट डिस्क्लोजर्स आर वी सपोज टू डू? सचिन बोल रहा है डी होगा, सेट डिस्क्लोजर इज प्रॉपर, एकदम बराबर, सब चीजें सही है। सचिन कौन कौन सी 3 बातों का डिस्क्लोजर करना था मुझे बताओ एक बार। तुम डी बोल रहे हो यानी सेट डिस्क्लोजर प्रॉपर है, यानी तीनों तीनों डिस्क्लोजर हो चुकी है क्या? नेट एसेट्स, यस। प्रॉफिट एंड लॉस, एंड तीसरी बात क्या थी? तीसरी बात, नेट एसेट्स मेरे जो सब्सिडरी के एज अ परसेंटेज अमाउंट भी बताना है मेरे को, एंड एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ द ग्रुप भी बताना है। सिमिलरली प्रॉफिट एंड लॉस के लिए भी करना है। और सचिन बोल रहा है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के लिए भी करना है। तो क्वेश्चन में सचिन यहाँ पे क्या हुआ है? बाकी लोग भी तो आंसर करो। बाकी लोग के हिसाब से आंसर क्या होगा, ए बी सी या डी? ए बी सी या डी ये पढ़े अपन, यही से क्वेश्चन पूछा है छोटा सा। ये देखो यहाँ पे, इसलिए मैंने क्या बोला, छोटी छोटी चीजें लेकिन सबको इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि कोई भी चीज एमसीक्यू में पूछ सकता है तुमको। सिंपल सा 2 नंबर के लिए पूछ लिया यहाँ पे देखो। अमाउंट ऑफ नेट एसेट, अमाउंट ऑफ शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड अमाउंट ऑफ ओसीआई, एंड परसेंटेज ऑफ ओसीआई इज परसेंटेज ऑफ कंसोलिडेटेड ओसीआई। बोलो भाई, बाकी लोग आंसर।
सब के सब बोल रहे डी। मधुलिका भी बोल रही डी, संजना भी बोल रही है डी। अरे भाई क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। सर बी। कंसोलिडेटेड नेट एसेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस एंड टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में डिफरेंस पता नहीं है क्या? टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मतलब क्या होता है? जो तुम्हारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस प्लस अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये जो आती है तुम्हारी दोनों इनकम इस साल की, और उसको ऐड करके आती है तुम्हारी टीसीआई, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का करना है तुमको, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का नहीं करना है। छोटी सी बात है एकदम। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का नहीं आएगा, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का आएगा। यहाँ पे तुमको जब बोल भी रहा है क्वेश्चन में, बार बार ऑप्शन में भी बता रहा है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का देना चाहिए था, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का देना चाहिए था, तुम उसको इग्नोर कर दिए। क्वेश्चन तो ध्यान से पढ़ो, ये बोल क्यों रहे हो ऑप्शन भी? हवा में थोड़ी ना बोल रहा होगा। सारे ऑप्शन को प्रॉपरली इवेल्युएट करो, ऑप्शन प्रॉपर पढ़ो एक बार, कि ऑप्शन बी अगर बोल रहा है अगर, तो कोई कारण से बोल रहा होगा ना। उसने प्रॉफिट एंड लॉस के लिए तो नहीं बोला। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए तो यहाँ कहीं पे दिया नहीं है। एक तो रेवेन्यू के लिए बोला, प्रॉफिट एंड लॉस मत करो बोल रहा है, रेवेन्यू के लिए करो। एंड प्रॉफिट एंड लॉस के लिए मत करो ऐसा भी नहीं बोला, रेवेन्यू के लिए करो, लेकिन एडिशनली फिर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के लिए करो। और एक बोला कि रेवेन्यू और कंसोलिडेटेड इनकम, सॉरी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम दोनों के लिए करो। तो रेवेन्यू का तो अपन ने पढ़ा नहीं था। ठीक है, नेट एसेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस एंड ओसीआई, इसका परसेंटेज तुमको बताना होता है। इसके बाद देखो, व्हाट शुड बी ऑडिटर्स प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन परसुएंट टू द सिचुएशन इन पैरा बी रिलेटिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ फॉरेन सब्सिडरी। बोलो। व्हाट शुड बी ऑडिटर्स प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन परसुएंट टू सिचुएशन इन पैरा बी। पैरा बी में देख लेते हैं अपन फटाक से। इट इज नोटिस्ड बाय हिम that FS of one foreign subsidiary is included in the consolidated financial statement are drawn up to 31st December इन अकॉर्डेंस विद लीगल रिक्वायरमेंट्स इन यूएस। तो यूएस में मैंने तुमको बताया था कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं वो लोग। दैट इज 1 जनवरी से 31 दिसंबर ही उन कैलेंडर ईयर ही उनका फाइनेंशियल ईयर होता है। ही फील्स इट टू बी वियर्ड एंड इट इज ऑफ द व्यू दैट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द ग्रुप कुड प्रेजेंट अ डिस्टॉर्टेड पिक्चर। लेकिन मैनेजमेंट क्या बोल रही है? इन टर्न informs him that it is not practicable to draw the financial statement of foreign subsidiary up to 31st March। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम नहीं बना पाएंगे। तो ऑप्शन में क्या क्या दिया है? ऑडिटर शुड इंसिस्ट फॉर ड्राइंग अप द एफएस ऑफ फॉरेन सब्सिडरी अप टू 31st मार्च। द रीजन फॉर इम्प्रैक्टिकेबिलिटी इज मियर एक्सक्यूज। इन केस ऑफ फेलियर टू विड्रॉ ही कैन मॉडिफाई हिज ओपिनियन। वो बोल रहा है भैया मॉडिफाई करो कोई भी हालत में, कोई भी हालत में, चाहे सूरज ईस्ट से निकले या वेस्ट से निकले, तुमको मॉडिफाई करना ही पड़ेगा, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। इम्प्रैक्टिकेबिलिटी, प्रैक्टिकबिलिटी, कोई प्रैक्टिकबिलिटी नहीं चलेगी यहाँ पे। इन केस ऑफ फेलियर टू विड्रॉ आई विल मॉडिफाई माई ओपिनियन। दैट इज व्हाट ऑडिटर हैज ऑप्शन नंबर वन। ऑडिटर हैज ऑप्शन नंबर बी ऑफ एक्सेप्टिंग द मैनेजमेंट वर्जन। ठीक है भैया, एक्सेप्ट कर लो, आग बंद करके एक्सेप्ट कर लो। ऑप्शन नंबर सी है कि मैनेजमेंट कैन, ऑडिटर कैन एक्सेप्ट मैनेजमेंट वर्जन, however it is his duty to verify the adjustments made for effects of significant transaction for events occurring between January to March। ऑप्शन नंबर सी ये बोलता है। एंड चौथा लास्ट ऑप्शन है, ऑडिटर शुड मॉडिफाई हिज ओपिनियन बाय क्वांटिफाइंग द फाइनेंशियल इफेक्ट्स ऑफ सच एन इनकंसिस्टेंसी। बोलो। सी विच लग ऑप्शन? रहा। हाँ, सी। सी। जितेंद्र भी बोल रहे सी। ये तो अपन ने पढ़ा हुआ है ना, कि अगर यू इफ यू कैन नॉट bring the financial statement of other entity to your मार्च एंडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उस केस में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट तुमको एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, और योर ड्यूटी इज टू वेरीफाई दीज एडजस्टमेंट मेड फॉर द इफेक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शंस और इवेंट्स ऑकरिंग बिटवीन जनवरी टू मार्च। जन से मार्च के जो एडजस्टमेंट्स है उसका तुमको चेक करना पड़ेगा। क्लियर है? सिंपल सा पॉइंट है, लेकिन अगर पढ़ा हुआ रहेगा तो तुमको याद आएगा, तो तुम बता पाओगे आंसर। इसलिए हर एक छोटे छोटे पॉइंट जितने अपन ने पढ़े हैं, ऐसा नहीं होगा कि तुमको पूरा का पूरा 5 नंबर के लिए बताने बोलेगा। समझ रहे हो? क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि जो अपन ने करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट से इतने सारे देखे, वो बताओ, ऐसा नहीं आएगा। उसमें से ही कोई एक छोटा सा पॉइंट आ सकता है। जैसे अपन ने देखा था, एएस के केस में मैं बोर्ड रिपोर्ट में बताता हूँ, और इंडेक्स के केस में मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट नोट्स टू अकाउंट में बताता हूँ। क्या चीज? द अनएडजस्टिंग इवेंट्स और कंडीशन जिसका डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, डिस्क्लोजर ऑफ अनएडजस्टेड इवेंट्स और कंडीशन, सब्सिक्वेंट इवेंट्स और कंडीशन की बात करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट बताना है तुमको। इन रिस्पेक्ट ऑफ गुडविल एंड अदर मैटर्स डिस्क्राइब्ड इन द केस सिनेरियो। गुडविल एंड अदर मैटर डिस्क्राइब्ड इन द केस सिनेरियो, क्वेश्चन
केस सिनेरियो में गुडविल कहाँ दिया हुआ, यही दिया है, केस नंबर सी देख लो। ड्यूरिंग द ईयर 22 गुडविल आई थी 50 करोड़ की, हैड अराइजन ऑन अकाउंट ऑफ एक्विजिशन, तो तुम अक्वायर किए थे तो 50 करोड़ की गुडविल आई तुम्हारे पास, एंड देयर इज नो इम्पेयरमेंट लॉस, कोई इम्पेयरमेंट लॉस है नहीं ऑन द बैलेंस शीट डेट, बिसाइड्स एडजस्टमेंट हैव बीन मेड इन द सीएफएस विद रिस्पेक्ट टू इंट्रा ग्रुप इंडेटनेस एंड दोज रिलेटेड टू हार्मोनाइजिंग डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज बीइंग अडॉप्टेड बाय पेरेंट एंड इट्स सब्सिडरी। वाह, बढ़िया है। तो देखो क्या दिया है, गुडविल रिप्रेजेंट्स करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, और जो हार्मोनाइजिंग और इंट्रा ग्रुप इंडेटनेस है, इंट्रा ग्रुप इंडेटनेस और हार्मोनाइजिंग है, ये बोल रहे हैं ये परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट है। ठीक है, उल्टा बोल रहा है, यस और नो, देख लो कौन सा ऑप्शन आएगा तुम्हारा सही। एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू गुडविल, इंट्रा ग्रुप इंडेटनेस एंड दोज रिलेटिंग टू हार्मोनाइजिंग, सबके सब करंट पीरियड है बोल रहे हैं। गुडविल रिप्रेजेंट परमानेंट एंड हार्मोनाइजिंग, और जो तुम्हारा इंट्रा ग्रुप इंडेटनेस है वो तुम्हारा करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट है। तो सी आएगा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी, सिंपल था ये तो। यस सर। Which of the following statement is most appropriate regarding consolidated financial statement of a subsidiary acquired on 15 जून 2022? जून 2022 के लोग ने सब्सिडरी को एक्वायर की है, तो उसके लिए कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? इट इज नोटिस बाय हिम दैट वन सब्सिडरी वाज एक्वायर्ड इन 15 जून 2022 को, ही इज इन डिलेमा एज रिगार्ड्स टू द करेक्टेडनेस ऑफ द कंसोलिडेशन ऑफ इट्स एफएस इन द ग्रुप एफएस। तो कंसोलिडेशन कहां से करूं मैं, ये इसको समझ नहीं आ रहा है। सो बिसाइड्स ही इज आल्सो इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग ऑडिट रिपोर्ट including matters to be reported under CARO 2020 for CFS. However, he is in a fix. He is in a fix मतलब वो डाउट में है in respect of manner of reporting under CARO relating to consolidated financial statement. तो CARO से रिलेटेड अपन पॉइंट अपन ने देखा नहीं है, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है क्या? हाँ, पांचवा क्वेश्चन है। तो अपन सीएफएस वाला जो कारो है वो देखेंगे अपन, सारे पॉइंट सीएफएस को एप्लीकेबल नहीं होते, सिर्फ क्लॉज 21 अप्लाई होता है, एक ही क्लॉज है जो कारो का जो सीएफएस को रहता है, बाकी क्लॉजेस की रिपोर्टिंग की जरूरत नहीं होती है सीएफएस के केस में। तो देखो यहाँ पे पहले तो क्वेश्चन नंबर 4 की कौन सा तुमको मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है रिगार्डिंग सीएफएस ऑफ अ सब्सिडरी एक्वायर्ड ऑन 15 जून 2022। ऑडिटर बोल रहा है शुड वेरीफाई दैट इनकम एंड एक्सपेंस आर इंक्लूडेड इन द सीएफएस फ्रॉम द डेट इट गेन्स कंट्रोल, further such income and expense are based on the amount of the assets and liabilities recognized in the CFS as at the acquisition date। तो ये तुमने जो सीएफएस बनाए होंगे तो तुम लोग को अच्छे से पता होगा, ठीक है, इसका आंसर प्रॉपर्ली कर पाओगे। ऑडिटर शुड वेरीफाई दैट इनकम एंड एक्सपेंस ऑफ सब्सिडरी आर इंक्लूडेड इन द सीएफएस फॉर कंप्लीटिंग फाइनेंशियल ईयर, एंड फर्दर सच इनकम एंड एक्सपेंस आर बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज रिकॉग्नाइज्ड इन द सीएफएस एट द प्रीसीडिंग रिपोर्टिंग डेट। सीएफएस एट द प्रीसीडिंग रिपोर्टिंग डेट से लेना है तुमको, बोल रहे हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज, मतलब ये जो एसेट लाइबिलिटी जो तुम्हारी 31 मार्च 2022 की होगी, उसके एसेट्स एंड लाइबिलिटी के बेसिस जो इनकम तुम कमाए हो वो इनकम और एक्सपेंस मुझे लेना है, बोल रहा है ये। Auditor should verify that income and expense of subsidiary are included in the CFS from the date it gains control. Further, such income and expense are based on the amounts of the assets and liability recognized in the CFS as at the preceding reporting date. तो ये बोल रहा था कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर के लिए लो, नॉट फ्रॉम द डे 15 जून से मत लो, बोल रहा है 15 जून 2022 से मत लो, ये बोल रहे पूरा 31 मार्च 2022 के बाद यानी 1 अप्रैल 2022 से लो, 1 अप्रैल 2022 से लो बोल रहे हैं, कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर के लिए बोल रहे हैं। और ये बोल रहे ठीक है 15 जून से लो तुम इनकम को, लेकिन जो एसेट्स और लाइबिलिटीज है ये तुम 1 अप्रैल 2022 की एसेट्स और लाइबिलिटी को कंसिडर करते हुए उसकी इनकम रिकॉग्नाइज करोगे। And after that the auditor should verify that income and expense of the subsidiary are included in the CFS for the complete financial year। तो बता दो तुम आंसर, कौन सा आंसर आएगा? कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर तो तुमको ही पता ही होगा, अपन पूरे कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर के इनकम एक्सपेंडिचर लेते हैं कि जिस दिन से एक्वायर किए डेट ऑफ एक्विजिशन से लेते हैं, प्रोपोर्शनेट इनकम और एक्सपेंडिचर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, या कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर के लिए लेते हैं सीएफएस में? प्रोपोर्शनेट ना सर। आफ्टर डेट ऑफ कंट्रोल, राइट? तो मधुलिका भी बोल रही है ए ऑप्शन, यस दैट इज करेक्ट। और लास्टली तुम देख सकते हो कारो के ऊपर तुमको क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। तो ये अपन देखेंगे क्लॉज 21 में, इसको अभी छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो, बट जनरली वहां पे तुमको क्या बोला है कि क्लॉज वाइज तुमको सब्सिडरी में बता देना कि कहाँ का सब्सिडरी में क्या क्या ऑडिटर ने कोई डिफरेंट ओपिनियन दिया है क्या, और उसका कंपाइलेशन करके सीएफएस ऑडिटर को कारो का जो 2020 कारो है वो सीएफएस में वही वाला एक क्लॉज के ऊपर रिपोर्टिंग करनी होती है फॉर योर सीएफएस ऑडिटर को, ठीक है। इसका भी आंसर क्या होगा?
सेपरेट रिपोर्ट प्रोवाइडिंग क्लॉज बाय क्लॉज रिपोर्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, ऑप्शन ए तो नहीं है. It would be sufficient if reporting under CARO 2020 is in respect of SFS is supplemented with additional information in respect of all subsidiary incorporated in India. तो बोल रहे एसएफएस में जो हमने रिपोर्टिंग की थी उसी में थोड़ा सा और जोड़ दो, उसी में थोड़ा और बाकी बातें भी जोड़ दो, किसकी, सब्सिडरीज की, तो हो जाएगा. सेपरेट रिपोर्ट अंडर कारो इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल सब्सिडरी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया टुगेदर इज रिक्वायर्ड. इट शुड बी अनेक्स्ड विद रिपोर्ट अंडर कारो 2020. बोल रहे सेपरेट रिपोर्ट जानी चाहिए सारे सब्सिडरी की जो कि इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है. तो ऐसा तो नहीं है, मैंने तुमको अभी बताया. एंड रिपोर्टिंग ऑफ डिटेल ऑफ सब्सिडरीज टुगेदर विद पैरा numbers of reports under CARO 2020 of auditors of such companies इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया कंटेनिंग क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क. तो जहां जहां तुमने जिस जिस सब्सिडरी को क्वालिफाई और एडवर्स किया, रिमार्क दिया था, उनका उनका सब्सिडरी का वो पैरा का रेफरेंस तुमको देते जाना है बस अपने इस 21 क्लॉज नंबर 21 ऑफ कारो 2020 का. तुम्हारा सीएफएस के लिए बस उतना ही करना है तुमको. तो फिफ्थ का होगा ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, तो कर लिया करो, होमवर्क दे रहा हो तो. होमवर्क क्यों नहीं कर रहे हो? अभी आ जाओ अब. 701. क्या 705 वाला लेक्चर देख लिए थे तुमने? हाँ. तो ये रहा. क्या 705 वाला लेक्चर देख लिया था तुमने? यस सर। देख लिया था ना पूरा? गौरव भी बोल रहे हैं हाँ. किसका बचा है? अंतिमा, मधुलिका? नहीं सर। क्यों? सर एक्चुअली मेरे घर में मेरे कजिन की शादी है तो इस वजह से टाइम नहीं मिल पाया, मतलब मैं नहीं थी इधर, लेकिन नहीं मिल पा रहा टाइम. निकालो आज टाइम. ठीक है, कंप्लीट करो जो भी पेंडिंग चल रहा है, साथ साथ में चलो. फिर बैंक ऑडिट और एनबीएफसी ऑडिट का टेस्ट दोगे कि नहीं दोगे तुम कल? हम्म. ट्राई करूंगी दे पाऊँ तो. ट्राई करोगी मतलब अभी से तुम सोच के चलोगे तो दोगे ना, ये सोच के चलोगे कि ट्राई करोगी तो कहाँ से दो पाओगे? मान के चलो देना ही है भाई. एक्चुअली सर एनबीएफसी का तो हो गया मेरा, लेकिन बैंक ऑडिट का मेरा रिवीजन नहीं हुआ तो है. आज है तुम्हारे पास टाइम, पूरा करो अच्छे से, थोड़ा टाइम निकाल लेना. यस. आ जाओ अभी ऐसे हाँ 701 में सर. कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट. 701. की ऑडिट मैटर के बारे में मैंने क्या बताया था, कुछ याद है? बताया हुआ है वैसे तो, कल परसों ही बताया था मैंने. वृंदा बोलो. सर एक्चुअली मुझे 705 में एक पॉइंट में डाउट था, तो अभी पूछ लूँ? हाँ पूछो ना. वो पेज नंबर 155 है ना, हम्म. उसमें लास्ट पॉइंट है कि अनलेस प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड रेगुलेशन, जो भी ओमिटेड डिस्क्लोजर्स है वो अ, हम डिस्क्लोज कर देंगे. हम्म. तो उसमें फिर कॉन्फिडेंशियलिटी कंसर्न्स नहीं आएंगे ना? नहीं, ओमिटेड डिस्क्लोजर मतलब ऑब्वियसली वो सारे डिस्क्लोजर्स ना जो मैनेजमेंट को डिस्क्लोज करने चाहिए थे लेकिन मैनेजमेंट ने ओमिट कर दिया. हम्म, हाँ डिस्क्लोजर्स मतलब. ओमिशन हो गया ना. मैनेजमेंट ने नहीं किया जो चीज करना चाहिए था. कॉन्टीजेंट लायबिलिटी के बारे में सपोज उनको डिस्क्लोजर करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया. या सपोज कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नॉन कंप्लायंस कर रहा हो, उन्होंने डिपार्चर हुआ हो फ्रॉम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसी, या कोई मेथड जिनका जो तुम्हारा मेथड ऑफ वैल्यूएशन है वो तुमको डिस्क्लोज करना पड़ता है इन्वेस्टमेंट का. तुमको कैसे, तुमने कैसे सिक्योरिटी रिसीट्स, पास थ्रू सर्टिफिकेट्स या अदर इन्वेस्टमेंट्स को तुम अलग वैल्यू करते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को अलग करते हो, या जो भी है. तो जो डिस्क्लोजर कुछ छूट गया होगा वो तुम्हारा अगर डिस्क्लोज नहीं करते हो तो ये तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो गया. तो जो ओमिशन हो रहा है वो इस केस में तुमको इंक्लूड करवाना पड़ेगा. डिस्क्लोज करना ओके. सबसे पहले डिस्कस करोगे, नॉन डिस्क्लोजर हुआ है भैया डीसीडब्ल्यूजी के साथ, डिस्क्राइब करोगे इन द बेसिस फॉर ओपिनियन कि ये
इंफॉर्मेशन ओमिट की गई है मैनेजमेंट ने, एंड इसके कारण हम इसका ओपिनियन हम अपना क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। एंड अनलेस प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड रेगुलेशन, वो ओमिटेड डिस्क्लोजर इंक्लूड करोगे। और जो तुम बोल रहे हो कि सपोजिटली इफ इन एनी केस दैट डिस्क्लोजर इज मटेरियल एंड कॉन्फिडेंशियल, तो इसलिए फिर उस केस में लॉ एंड रेगुलेशन खुद प्रोहिबिट करेगा ना, तो फिर तुम हो सकते हैं डिस्क्लोजर इंक्लूड भले ही ना करो, ठीक है। ओ, बट दैट हाँ, वुड बी वेरी रेयर केस, 1% चांस होगा। जनरली ये उन क्योंकि बातों के डिस्क्लोजर की बात कर रहे हैं जिनका तुमको करना चाहिए था मैनेजमेंट ने, बट उनका नहीं किया है, तो तुम अपने बेसिस फॉर ओपिनियन में वो चीजों का डिस्क्लोजर करके बताओगे कि भैया ये चीजें डिस्क्लोज नहीं की मैनेजमेंट ने, हमने उनको बोला था टीसीडब्ल्यूजी को डिस्क्लोजर करने के लिए, लेकिन चूंकि नहीं की, इसलिए हम इसका क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। हाँ सर, मतलब मैं ये सोच रही थी कि अगर मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज नहीं किया तो ऑफ कोर्स ये बहुत मटेरियल होगा कि वो नहीं चाहती है कि डिस्क्लोज हो और कुछ इम्पैक्ट आए, तो इसलिए तो बट लॉ आई एंड थॉट ऑफ रेगुलेशन से प्रोहिबिटेड भी तो होना चाहिए। दैट डजंट मीन हाँ, कि मैनेजमेंट नहीं चाह रही तो कॉन्फिडेंशियल ही होगा वो तो मैनेजमेंट के बेनिफिट के लिए भी हो सकता है ना। मैनेजमेंट विल थिंक फॉर देमसेल्फ, फॉर द एंटिटी, क्या खराब कुछ हो सकता है क्या उसके कारण। हाँ सर, ओके। बताओ की ऑडिट मैटर क्या याद है, कुछ बताया हुआ है मैंने? So matters which are communicated to the management, and in the auditor's opinion, it is significant. तो सिग्निफिकेंट, व्हाई इट इज सिग्निफिकेंट, व्हाई डज ऑडिटर थिंक्स इट इज सिग्निफिकेंट, फॉर हुम, फॉर तुम्हारे लिए, फॉर मेरे लिए, या फॉर ऑडिटर के लिए, या फॉर मैनेजमेंट के लिए, या फॉर एंटिटी के लिए, किसके लिए इंपॉर्टेंट है ये मैटर? Users of the financial statements. यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अवेयरनेस, यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड be brought to the attention of all these matters which have been already communicated to TCWG, ठीक है। मैनेजमेंट TCWG और मैनेजमेंट एज द केस में भी, बट TCWG जो 260 में अपन कम्युनिकेट करते हैं, राइट, उसी में से कुछ मैटर की ऑडिट मैटर बनेंगे, है ना। उसी में से कुछ मैटर क्या बनेंगे तुम्हारे की ऑडिट मैटर। मैंने बताया था 701 किसको एप्लीकेबल होता है मैंडेटरीली, 701 अप्लाइज मैंडेटरीली Listed टू लिमिटेड entity. कंपनीज। Listed लिस्टेड entity. एंटिटीज, राइट। बाकियों के केस में तुमको अगर करना है तो तुम रिपोर्ट कर सकते हो की ऑडिट मैटर, बट जनरली तुम्हारे मैंडेटरी है किसके लिए, लिस्टेड एंटिटी के लिए तुमको करना ही करना है। तो देखो सबसे पहले स्कोप देखते हैं अपन, एंड दिस स्कोप इज आल्सो इंपॉर्टेंट, ये वाला जो स्कोप दिया हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, मार्क करना। सबसे पहले बोलते हैं कि ये ऐसे डील करते हैं, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्युनिकेट द KAM इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है, पता ही है वो तो। कम्युनिकेटिंग KAM इन द ऑडिटर रिपोर्ट इज नॉट a substitute for disclosure in the financial statement। ये डिस्क्लोजर से सब्स्टिट्यूट नहीं है, जो डिस्क्लोजर तुमको करना चाहिए था, तुमको यानी किसको, जो मैनेजमेंट को डिस्क्लोजर करना चाहिए था। अब मान के चलो ऑडिटर ने ये सारी बातें की होगी TCWG के साथ, और ऑडिटर अब ये बात को कुछ डिस्क्लोज कर रहे हैं, कहा अपने रिपोर्ट कर रहे हैं, सॉरी डिस्क्लोज नहीं, रिपोर्ट कर रहे हैं, डिस्क्लोजर रिपोर्ट में डिफरेंस है, राइट। ऑडिटर क्या करता है, रिपोर्ट करता है अपने की ऑडिट मैटर में, ये पॉइंट को रिपोर्ट कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट क्या बोल रही है कि ये पॉइंट तो ऑलरेडी ऑडिटर रिपोर्ट कर रहा है ना, तो फिर हम ठीक है इसका डिस्क्लोजर नहीं करते, तो ये चलेगा क्या, नहीं, दिस विल नॉट बी अलाउड। तो यही बोल रहा है कि सब्स्टिट्यूट नहीं है ये डिस्क्लोजर का, जो डिस्क्लोजर मैनेजमेंट को करना चाहिए था फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो पॉइंट उसको तो डिस्क्लोज करना ही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर द ऑडिटर रिपोर्ट्स द सेम पॉइंट इन इट्स की ऑडिट मैटर और नॉट। दिस इज अगेन इट्स अ नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर द ऑडिटर एक्सप्रेसिंग अ मॉडिफाइड ओपिनियन। तुमको कोई मैटर के तहत मॉडिफाई करना था ओपिनियन, तुमने वो मैटर को ऑलरेडी अपने की ऑडिट मैटर में डाल दिया है अगर, तो दिस इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर यू टू मॉडिफाई, तुमको मॉडिफाई ही करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, तुम वहां पे मॉडिफाई ही करोगे व्हेन रिक्वायर्ड बाय द सर्कमस्टेंसेस ऑफ अ स्पेसिफिक ऑडिट एंगेजमेंट इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 705। तो ये मॉडिफाई करने वाला मैटर अगर है तो तुम उसको मॉडिफाई बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन वाले पैरा में डालोगे, की ऑडिट मैटर पैरा में नहीं डालोगे। की ऑडिट मैटर पैरा में डाल दिए तो ये कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ कि तुम अपने बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन पैरा में नहीं डालो, ठीक है। अगेन थर्ड पॉइंट, इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर रिपोर्टिंग इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 570। तुमको पता होगा, मैंने पहले ही बताया हुआ है कि 705 और 570 बाय डिफॉल्ट की ऑडिट मैटर है, 705 और 570 बाय डिफॉल्ट की ऑडिट मैटर है। तो मैंने अभी देखा ना कि जो 705 है वो तो 705 की जैसी रिपोर्टिंग होती है वो वैसी होगी, की ऑडिट मैटर में सिर्फ एक रेफरेंस जाता है, रेफरेंस। सिमिलरली 570 गोइंग कंसर्न पैरा की एक अलग है, पैरा एक अलग से पैरा है ना तुम्हारा जीसी का,
वो गोइंग कंसर्न पैरा जो है उसमें जो रिपोर्टिंग होती है वो रिपोर्टिंग एज इट इज जो ऐसे तुम्हारा बोलता है 570 वैसी होगी। अगर वही सेम पॉइंट तुमको लग रहा है कि की ऑडिट मैटर भी है तो यस, जो 570 और 705 है वो बाय डिफॉल्ट की ऑडिट मैटर है, बाय डिफॉल्ट की ऑडिट मैटर है, लेकिन उसकी रिपोर्टिंग की ऑडिट मैटर पैरा में नहीं होगी, उसका सिर्फ रेफरेंस आएगा यहाँ पे। जो रिपोर्टिंग ऑलरेडी तुमने रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट के तहत कर दी है उसका सिर्फ एक रेफरेंस आता है 701 में। क्लियर है क्या? ये पॉइंट किसी ने पूछा भी था अभी बीच में ग्रुप में, तो ये पॉइंट अगेन मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। 570 और 705 इस बाय डिफॉल्ट की ऑडिट मैटर, इनकी जो रिपोर्टिंग होगी वो रेलेवेंट स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट तुमको जैसे जैसे बोलता है वैसी होगी। हाँ, लेकिन सिंस ये बाय डिफॉल्ट की ऑडिट मैटर है ना, तो की ऑडिट मैटर पैरा में भी तुमको इसका रेफरेंस देना पड़ेगा, सिर्फ रेफरेंस देना। तो दोनों चीज करना है तुमको, रिपोर्टिंग भी करनी है एज पर रेलेवेंट ऐसे, और रेफरेंस भी देना है एज पर 701। क्लियर है? और चौथा देखो, अ सेपरेट ओपिनियन ऑन इंडिविजुअल मैटर, अ सेपरेट ओपिनियन ऑन इंडिविजुअल मैटर। अगर कोई और ओपिनियन तुम्हारा जा रहा है किस पे, कोई इंडिविजुअल मैटर पे, तो उस केस में तुमको वो क्वालिफाइड ओपिनियन हो या फिर तुम्हारा एम्फोसिस ऑफ मैटर पैरा या ऐसा किसी का भी तुम इसको की ऑडिट मैटर पैरा में मैंने डाल दिया ना, तो ये बोल के तुम चला नहीं सकते काम। इट इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर अ सेपरेट ओपिनियन ऑन इंडिविजुअल मैटर्स। दिस इज नॉट अ सेपरेट ओपिनियन। की ऑडिट मैटर पैरा जो तुम डाल रहे हो, जो जो पॉइंट डाल रहे हो, इसमें तुम ओपिनियन नहीं बता रहे हो, इसमें तुम सिर्फ बातें बता रहे हो कि भैया ये बातें हमने टीसीडब्ल्यूजी के साथ डिस्कस की थी, विच आर वी बिलीव दैट मस्ट बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड देयरफॉर वी आर ब्रिंगिंग दिस टू योर अटेंशन। फिर इसके बाद देखो क्या क्या बोलते हैं, 701 अप्लाइज टू ऑडिट्स ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ जीपीएफएस। जीपीएफएस में एप्लीकेबल होता है फॉर अ लिस्टेड एंटिटीज एंड सर्कमस्टेंसेस व्हेन ऑडिटर अदरवाइज डिसाइड। तो तुम खुद से अलग वॉलंटरीली डिसाइड करो कि KM रिपोर्ट करना है तो ठीक है, वरना लिस्टेड एंटिटी के केस में तो मैंडेटरीली करना ही करना है जीपीएफएस। 701 also applies when the auditor is required by law and regulation to communicate key audit matters in the auditor's report। ठीक है, लॉ एंड रेगुलेशन रिक्वायर कर रहा है तो भी तुमको मैंडेटरी करना पड़ेगा। एंड 705 प्रोहिबिट्स द ऑडिटर फ्रॉम कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर व्हेन द ऑडिटर डिस्क्लेम्स एन ओपिनियन ऑन द एफएस अनलेस सच रिपोर्टिंग इज रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड रेगुलेशन। तो ये बोल रहा है कि जब तुम डिस्क्लेमर दे रहे हो ओपिनियन का, तो 705 तुमको बोलेगा कि की ऑडिट मैटर पैरा नहीं डालोगे। 705 प्रोहिबिट्स द ऑडिटर फ्रॉम कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर when the auditor disclaims an opinion on the financial statement। ऐसा क्यों बोल रहा है ये? डिस्क्लेमर जब तुम दे रहे हो तभी तुम की ऑडिट मैटर पैरा में क्यों नहीं डाल रहे हो? की ऑडिट मैटर पैरा ही नहीं डाल रहे हो तुम उस केस में। ऑडिटर कम्युनिकेट नहीं करेगा, की ऑडिट मैटर पैरा नहीं डालेगा अगर ऑडिटर डिस्क्लेमर दे रहा है तो अपना ओपिनियन में। बोलो क्यों? डिस्क्लेमर में तो सब सर हम ऑडिट ही नहीं किया ऐसा बोल रहा है ना, तो यस, फिर कैम क्यों डाल? तो हमने की ऑडिट मैटर पैरा में क्या बोलते हैं हम कि ये पॉइंट हमको लगा था ऑडिट करते टाइम जो कि तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, यूजर्स बोलो, ये हमने डिस्कस किया था मैनेजमेंट के साथ, टीसीडब्ल्यूजी के साथ ड्यूरिंग द ऑडिट एंड दिस आर इंपॉर्टेंट फॉर योर अटेंशन। बट हमने डिस्क्लेमर में बोलते हैं कि हमने ऑडिट ही नहीं किया, तो कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाएगा ना। अगर डिस्क्लेमर डाल रहे हो, तुमने ऑडिट ही नहीं किया है, तो की ऑडिट मैटर क्या डालोगे? की ऑडिट मैटर्स ही नहीं है कुछ। समझ में आ रहा है? ऑडिट ही नहीं है तो ऑडिट मैटर्स कहाँ से आ गए? ठीक है, ये छोटी छोटी बातें याद रखनी, तुमको MCQ आ सकता है। सारी बातें देख लो एक बार, कोई डाउट है तो शुरू से लेके अभी तक स्कोप पूरा पूरा अच्छे से घोट लेना। एक बार रीड कर लो पूरा का पूरा स्कोप। ठीक है, कोई डाउट? चलो फिर, पर्पस ऑफ कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर, क्या पर्पस है? पर्पस ऑफ कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर, की ऑडिट मैटर कम्युनिकेट करने का क्या पर्पस है? कि मैं कम्युनिकेटिव वैल्यू ऑफ द रिपोर्ट जो है, मेरी जो रिपोर्ट है उसकी कम्युनिकेटिव वैल्यू है वो बढ़ा दूं। एनहांस द वैल्यू ऑफ योर रिपोर्ट, particularly communicative value of your report by providing even more transparency about the audit that was performed। yes or no? सही है। सेकेंडली, तुमको और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन बतानी है जो तुमने मैनेजमेंट के साथ, टीसीडब्ल्यूजी के साथ सॉरी डिस्कस की होगी, जो तुमको लग रहा है कि टीसीडब्ल्यूजी ने रिटर्नली मतलब बताया नहीं होगा, या कुछ और जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो तुमको लगता है कि
should be brought to the attention of the users of the financial statement, तो वो सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी तुम बता सकते हो। देन इंटेंडेड यूजर को तुम हेल्प करते हो इन अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड एरियाज ऑफ सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट। जहां जहां मैनेजमेंट ने सिग्निफिकेंट जजमेंट लिया है और तुमको लग रहा है कि ये यूजर्स को बताना चाहिए, क्योंकि ये जजमेंट अगर गलत निकला तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी प्रॉफिटेबिलिटी या बैलेंस शीट टोटल एसेट्स पे इंपैक्ट आ सकता है इसका। तो जो मैनेजमेंट ने सिग्निफिकेंट जजमेंट लिया है वो सारे एरियाज को तुमको अगर हाईलाइट करना है सपोज, या तुमको एंटिटी के बारे में कुछ एडिशनल तुमको बताना है, इंटेंडेड यूजर्स को हेल्प कर सको ताकि तुम समझने में, तो वो तुमको ये पर्पस है की ऑडिट मैटर का। And lastly, to provide a basis to further engage with the management and TCWG about certain matters relating to the entity, the audited FS and the audit that was performed. तो की ऑडिट मैटर डालोगे so you will be able to further engage with the management and TCWG, ताकि तुम ये सारी बातों पे कमेंट कर सको की ऑडिट मैटर पैरा पे। तो ये तुम्हारा पर्पस है कि मैं कम्युनिकेटिव वैल्यू एनहांस करूं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ और लग रही है तो वो भी तुमको बताऊं किसको, यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, विच आई बिलीव टू बी सिग्निफिकेंट एंड शुड बी ब्रॉट टू द अटेंशन ऑफ द यूजर्स ऑफ द एफएस फॉर द करंट पीरियड। देन असिस्ट करूं मैं इंटेंडेड यूजर को इन अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इन अंडरस्टैंडिंग द assumptions that has been made by the management। ठीक है, assumptions या जजमेंट बोल लो या estimations बोल लो, जजमेंट, मैनेजमेंट जजमेंट, सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट जो जो लिया है मैनेजमेंट ने, एंड फॉर फर्दर इट प्रोवाइड अ बेसिस टू फर्दर एंगेज विद द मैनेजमेंट एंड डीसीडब्ल्यूजी। मीनिंग ऑफ की ऑडिट मैटर्स, की एम की मीनिंग तुमने ऑलरेडी बता दी है, ऐसे मैटर जो कि ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में लगते हैं कि वर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस इन द ऑडिट ऑफ एफएस ऑफ द करेंट पीरियड, वर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस इन द ऑडिट ऑफ द एफएस ऑफ द करेंट पीरियड। And key audit matters are the matters which are selected from the matters which already communicated with TCWG as per SA 260, है ना। तो अब आ जाओ रिक्वायरमेंट ऑफ SA 701 डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर। तो इससे रिलेटेड एमटीपी में क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, तुमको डिटरमाइन कैसे करोगे की ऑडिट मैटर, तो कौन कौन से मैटर तुम्हारे लिए KAM पैरा में आने लायक होते हैं जनरली। So auditor will determine from the matters which are already communicated with TCWG। तो ऐसे 260 में देखना कहा क्या मैटर मैंने ऑलरेडी कम्युनिकेट कर चुके TCWG को। Those matter which require significant auditor attention in performing the audit, in making this determination the auditor shall consider the following। ऐसे कौन से मैटर है विच द, ऐसे कौन से एरियाज है वेयर हायर एसेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज इन्वॉल्व, हायर एसेस रोमम, एरियाज ऑफ हायर एसेस रोमम और सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाइड इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 315। तुमको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई रिस्क मिली है, समझ में आ रहा है 315 में, रोमम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हायर है, हाई रोमम है, या फिर रिस्क आइडेंटिफाई जो तुमने की 315 में वही सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट रोमम है या हायर रोमम है, हाई रोमम, तो उस केस में ऑडिटर का टेंशन आना जरूरी है, इसलिए वो की ऑडिट मैटर पैरा में ये सब बता देगा। सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट्स रिलेटिंग टू एरियाज इन द एफएस दैट इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट, मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट एरिया जहां पे मैनेजमेंट ने सिग्निफिकेंट जजमेंट लिया है, इसलिए वहां पे ऑडिटर को भी जजमेंट लेना पड़ सकता है। तो ये सारे जो मैटर है, ये सारे मैटर पर्टिकुलरली जाएंगे मेरे की ऑडिट मैटर पैरा में, समझ लो, क्योंकि ये सारे ऐसे क्वालिटेटिव मैटर है, क्वांटिटेटिव हो सकता है ना हो, इसलिए विच इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट, ऐसे एरिया जहाँ पे ऑडिटर भी अब अपना जजमेंट लगा रहा है, जहाँ पे ऑलरेडी मैनेजमेंट ने अपना जजमेंट बहुत लगाया हुआ है, जैसे एग्जांपल एस्टिमेट्स ले लो, है ना, प्रोविजन बना लो, प्रोविजंस ले लो, that have been identified as high estimation uncertainty, low estimation uncertainty नहीं बोल रहे हैं, जहाँ high estimation uncertainty है, तुमको याद होगा इसके एग्जांपल, जैसे सपोज कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट का वैल्यूएशन, फेयर वैल्यू, तो ये किसका एग्जांपल था, हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी जहाँ है उसका एग्जांपल था, राइट। So significant auditor judgment related to high areas in financial statement that involve significant management judgment। तो देखो तुमको जब कोई ऐसा पॉइंट आता है जो तुमने पता है, तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी वाला पॉइंट तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो उसमें कौन कौन से पॉइंट थे, ऐसे कौन कौन से फेयर वैल्यू है, या ऐसे कौन कौन से अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है जहां हायर एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है, जो हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी वाले अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है, वो तुमको रिकॉल कर लेना चाहिए ना फटाफट से। ये तुम्हारा मौका होता है रिवाइज करने का
यही मौका होता है, इसको रिकॉल करो, जो पॉइंट याद नहीं आया फटाक से जाके देखो कौन सा पॉइंट याद नहीं आया, और यहाँ पे वही वाला एग्जाम्पल लिखो अच्छे से। ये कुछ कुछ तरीके हैं, यही सब तरीके तो तुम बोलते हो कि सर फिर जब कि याद नहीं रह रहा है, ऐसे याद नहीं हो रहा है, तो ये सब कुछ अलग तरीके से करो ना इम्प्लीमेंट, कि कोई पॉइंट दिख रहा है तुमको कि पुराना आया हुआ है, ये पॉइंट तो हमने पढ़ा हुआ है, हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, ये पढ़ा है SF 540 में, तो वो कौन कौन से एग्जाम्पल्स थे उसके वो याद करो, ठीक है, क्योंकि लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी तो ऑलरेडी आया हुआ है एग्जाम में 4 नंबर के लिए, तो हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी के एग्जांपल्स भी आ सकते हैं, ऐसे अकाउंटिंग एस्टिमेट बताओ जो हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है, तो वो एग्जांपल्स याद करो, रिकॉल करो, जो याद नहीं आ पा रहा है जाके देखो कौन सा याद नहीं आया उसको यहाँ पे लिखो, वो वाले एग्जाम्पल को, कैसे याद नहीं रहेगा फिर, ठीक है, थोड़ा एफर्ट डालोगे तो ऑब्वियसली चीजें रिटेन कर पाओगे। तो अपन ने देखा 2-3 पॉइंट, पहले तो हाइयर असेस रोमम है, और या फिर सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई किया तुमने ऐसे 315 में, या फिर ऐसे मैटर है जो कि हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, जैसे एग्जांपल एस्टिमेट्स विद हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, जहां पे मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व है, और इसलिए ऑडिटर भी वहां पे सिग्निफिकेंट ऑडिटर का जजमेंट भी वो एरिया में आ रहा है। तीसरा, इफेक्ट ऑन द ऑडिट ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट्स और ट्रांजैक्शन दैट ऑकर ड्यूरिंग द पीरियड, कोई मेजर इवेंट हुआ है बीच में, आग लग गई है, या कोई बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ है गवर्नमेंट के साथ, तो ऐसा कोई इफेक्ट आ रहा है, कोई सिग्निफिकेंट इवेंट आ रहा है, कोर्ट की सुनवाई आ गई, सुप्रीम कोर्ट का केस आ गया, जजमेंट आ गया इन फेवर ऑफ द काउंटर पार्टी अगेंस्ट अस, तो डेट ऑल शुड बी, एवरीथिंग हैज टू बी कंसिडर्ड, and the auditor shall determine which of the matters so determined above were of most significant, और जो सबसे ज्यादा significance है in the audit of FS of the current period, and therefore these are all what my key audit matters, these are my key audit matters, जो ऊपर 3-4 पॉइंट है उसके हिसाब से तुम पॉइंट छाटो, और इसमें से जो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट मैटर्स है वो सारे मेरे की ऑडिट मैटर बन जावेगी, ठीक है। इसका क्वेश्चन देखो क्या दिया है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन से रिलेटेड एक पॉइंट है जो कि ऑडिटर चाह रहा है इसको मैं की ऑडिट मैटर पैरा में डालूं, लेकिन मैनेजमेंट डिड नॉट एग्री विद द रेवेन्यू रिकॉग्निशन टू बी शोन एज की ऑडिट मैटर इन द ऑडिट रिपोर्ट, तो तुमको यही 3 पॉइंट बताना पड़ेगा कि भैया ऑडिटर ऐसे ऐसे डिटरमाइन करता है कि ऑडिट मैटर, कोई दिक्कत है मैनेजमेंट को तो हमसे बात ना करे, अगर हम ये 3 पॉइंट के तहत कर रहे हैं ABC, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है कि ऑडिट मैटर पैरा में डालो तुम रेवेन्यू रिकॉग्निशन को, तुमको लग रहा है अगर ये ABC में आ रहा है, क्या रेवेन्यू रिकॉग्निशन हायर एसेस रोमम है, this matter was also discussed with management during the course of audit. The audit team spent significant time on the audit of revenue. This matter was also discussed with management at various stages of audit. The effort towards audit of revenue also involves significant involvement of senior members. After completion of the audit, engagement partner were discussing significant matters with management. Therein, they also communicated to the management that he plans to include revenue recognition as a key audit matter. तो ये जो है ये मैटर क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड है और डिफरेंट है थोड़े, तो कर सकते हो, ठीक है, तो तुम अकॉर्डिंगली कंक्लूड करोगे, फैक्ट्स ऑफ द केस बताओगे, कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, डिफिकल्ट मैटर है, एंड जिसको ऑडिटर ने डिस्कशन किया भी है ड्यूरिंग एसए 260 मैनेजमेंट और TCWG के साथ डिस्कशन भी किया हुआ है, और वही मैटर अब की ऑडिट मैटर डालना चाह रहे हैं, रिपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, मैनेजमेंट व्हाई इज इट रिफ्यूजिंग। अभी आ जाओ कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर, अब तुमको कम्युनिकेट करना है की ऑडिट मैटर को, तो सबसे पहले तो तुम्हारा तुमको ये याद रखना है कि तुमको जो की ऑडिट मैटर है वो तुमको अप्रोप्रिएट सब हेडिंग में डालते जाना है इन अ सेपरेट सेक्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट अंडर द हेडिंग की ऑडिट मैटर पैरा। बताओ कौन से नंबर का था, तुमने कल 700 की ऐसे 700, कौन से नंबर पे की ऑडिट मैटर पैरा आया था, 1 2 3 4 5 6 7 6 6, 1 तो तुम्हारा क्या था टाइटल, 2 तुम्हारा था क्या था एड्रेसी, 3 तुम्हारा ओपिनियन, 4 बेसिस फॉर ओपिनियन, 5 गोइंग कंसर्न, एंड देन तुम्हारा आया था की ऑडिट मैटर, राइट, GHI के बाद के, फिर LMN के बाद O, तो गोइंग कंसर्न फिफ्थ है, की ऑडिट मैटर जो सेक्शन है उसके अंदर में तुमको अलग से अप्रोप्रिएट सब हेडिंग भी डालना है तो डाल सकते हो, लेकिन मेन तुम्हारी जो हेडिंग है की ऑडिट मैटर पैरा, उसके हेडिंग के अंदर तुमको ये सारी रिपोर्टिंग करनी है। सबसे पहले तो इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज बता देना कि की ऑडिट मैटर पैरा होता क्या है, की ऑडिट मैटर आर दोज मैटर, की ऑडिट मैटर्स आर दोज मैटर्स which have already been communicated with management TCWG and which in the auditor's professional judgment were of most significance in the audit of FS, जो मैंने ऑडिट की है वो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे मैटर्स in my professional judgment. These matters were addressed in the context of the audit of FS as a whole and in forming the auditor's opinion.
the auditor does not provide a separate opinion on this matter. तो अपन ने ऊपर शुरू में ही देख लिया था कि जो मैटर मैं की ऑडिट मैटर में डाल रहा हूँ उसको मैं सेपरेट ओपिनियन कहीं और नहीं देता हूँ इसके पॉइंट के ऊपर। अगर तुमको इस पॉइंट के ऊपर ओपिनियन पैरा में कोई पॉइंट बताना है तो ओपिनियन बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा में बताओ। पॉइंट पैरा नंबर 4 बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा में बताओ। फिर उसके बाद अगर तुम वो पॉइंट को ऑलरेडी अगर कोई ओपिनियन ये मैटर से रिलेटेड कोई ओपिनियन चीज इंक्लूड कर रहे हो ऑलरेडी अगर तो वो मैटर से रिलेटेड तुमको की ऑडिट मैटर पैरा में वो वाला मैटर नहीं इंक्लूड करना है। क्लियर है क्या? ये सब पहले कम्युनिकेट कर देना, बेसिक चीजें बेसिक पहले दोनों निपटा देना। उसके बाद अब इंपॉर्टेंट आता है, सबसे पहले बोलते हैं कि इट्स नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर एक्सप्रेसिंग अ मॉडिफाइड ओपिनियन। अपन ने ऑलरेडी देख लिया है कि अगर तुम किसी मैटर के तहत मॉडिफाई कर रहे हो तो वो मैटर तुम्हारा कहा है बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन पैरा में। बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन पैरा में डालो और उसको की ऑडिट मैटर में नहीं डालोगे। की ऑडिट मैटर में क्या डालोगे? जस्ट एक रेफरेंस डालोगे। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं? ऑडिटर शेल नॉट कम्युनिकेट अ मैटर इन द की ऑडिट मैटर सेक्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट व्हेन द ऑडिटर्स वुड बी रिक्वायर्ड टू मॉडिफाई द ओपिनियन इन अकॉर्डेंस विद 705। each key individual matter key audit matter in the key audit matter section of the auditor's report जो description है which will include what the description shall include a reference to the related disclosures if any in the financial statement and shall address कि ये मैटर ही हमने क्यों सिग्निफिकेंट मान के इसको की ऑडिट मैटर क्यों माना। तुमको नोट का रेफरेंस देना है कि जाके देखो नोट 16 में मैनेजमेंट ने ये डिस्क्लोजर किया है और ये मैटर हमने मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेट डिस्क्लोजर जो किया है वो मैटर हमने टीसीडब्ल्यूजी के साथ डिस्कस भी किया था ड्यूरिंग द ऑडिट ऐसे 260 में, और वो मैटर हमारे लिए ये इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट क्यों है ये भी बताना है तुमको। एंड व्हाई वी हैव डिटरमाइंड इट टू बी अ की ऑडिट मैटर ये तुमको डिस्क्राइब करना है। एंड हाउ दिस मैटर वाज एड्रेस्ड ड्यूरिंग द ऑडिट। जब तुमने मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी के साथ डिस्कस किया तो टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट ने कैसा रिस्पांस किया, तुमने कैसे एड्रेस किया ये मैटर को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर ऑडिट। सो व्हाई दिस वाज इंक्लूडेड एंड हाउ डिड यू एड्रेस, व्हाई दिस वाज इंक्लूडेड एंड हाउ दिस वाज एड्रेस्ड ड्यूरिंग द ऑडिट। क्लियर है? व्हाई दिस वाज इंक्लूडेड एंड हाउ दिस वाज ऑडिट, हाउ दिस वाज एड्रेस्ड इन द ऑडिट। फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं इन विच अ मैटर डिटरमाइंड टू बी अ की ऑडिट मैटर इज नॉट कम्युनिकेटेड इन द ऑडिटर रिपोर्ट। मतलब तुमने की ऑडिट मैटर उसको डिटरमाइन किया फिर भी तुमने उसको की ऑडिट मैटर पैरा में नहीं डाला। ठीक है, की ऑडिट मैटर पैरा तुमको डालना चाहिए था, डिटरमाइन किया, डिटरमाइन टू बी की ऑडिट मैटर, बट वो की ऑडिट मैटर पैरा में तुम रिपोर्ट नहीं कर पाओगे। क्यों? स्पेसिफिकली अगर लॉ एंड रेगुलेशन तुमको मना कर रहे हैं तो तुम नहीं डाल पाओगे। ठीक है, डिस्क्लोजर करने से मना कर रहे हैं लॉ एंड रेगुलेशन। सेकेंड, इन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेज, जनरली तो अगर लॉ एंड रेगुलेशन मना कर रहा है तभी ऐसा हो पाएगा कि की ऑडिट मैटर तुम नहीं डाल पा रहे हो, लेकिन इसके अलावा भी एक और केस है जो कि बहुत रेयर केस में आ रहा है, रेयर केस ऑडिटर डिटरमाइंस दैट द मैटर शुड नॉट बी कम्युनिकेटेड in the auditor's report just because the adverse consequence of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefit of such communication। मतलब मैं ये कम्युनिकेट करूंगा की ऑडिट मैटर पैरा, उसके कारण जो पब्लिक को बेनिफिट होगा ना उससे ज्यादा कई ज्यादा गुना नुकसान हो जाएगा। एडवर्स कॉन्सिक्वेंस है, कई गुना ज्यादा उनको नुकसान हो जाएगा। सपोज अगर मैं सपोजिटली ये कम्युनिकेट करता हूँ तो बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, अगर सपोज शेयर प्राइस पूरी टम्बल अप हो जाएगी, why doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefit of such communication। तो accordingly you will have to decide with the regulator, सेबी के साथ डिस्कस करके देखो ये पॉइंट को कैसे एड्रेस करना है, ये how do we exactly highlight this point। so you may not include this matter in the key audit matter section। अगर तुमको लॉ एंड रेगुलेशन मना कर रहे हैं और लॉ एंड रेगुलेशन मना नहीं कर रहे, स्टिल इन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेज ऑडिटर डिटरमाइन करते कि जो ये मैटर कम्युनिकेट करने के कॉन्सिक्वेंस है वो एडवर्स है, ज्यादा एडवर्स है एज कंपेयर टू द बेनिफिट दैट पब्लिक विल गेट। लेकिन ये पॉइंट अप्लाई नहीं होगा अगर पब्लिक ने खुद ऑलरेडी डिस्क्लोज कर दिया है। अगर एंटिटी ने खुद डिस्क्लोज कर दिया तो तुम भी फिर कोई दिक्कत की बात नहीं, अपने की ऑडिट मैटर पैरा में डिस्क्लोज कर लो। ठीक है, एक बार अभी तक जितना स्टैंडर्ड अपन ने किया है पूरा पूरा देखो, 2 मिनट। ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो अब ये बोल रहा है, आ जाओ, interaction between description of key audit matters and other elements required to be included in the auditor's report। तो ये अपन ने ऑलरेडी देखा हुआ है, ठीक है ना। अदर मैटर्स या अदर एलिमेंट्स विच इज रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड इन द ऑडिट रिपोर्ट, एग्जांपल 705, एग्जांपल 570,
ये मैंने बताया तुमको 705 और 570 आर बाय डिफॉल्ट की ऑडिट मैटर्स, है ना। तो इस केस में तुम्हारी जो रिपोर्टिंग होगी ये कैसी होगी, देखो, अ मैटर गिविंग राइज टू अ मॉडिफाइड ओपिनियन, जो मॉडिफाइड ओपिनियन है 705 में, या फिर मटेरियल अनसर्टिनिटी है रिलेटेड टू इवेंट्स और कंडीशन that may cast significant doubt on the entity's ability to continue as going concern in accordance with ऐसे 570 are by their nature key default matter key audit matter by their nature key audit matter है, by default key audit matters है वो। However, in such circumstances, this matter shall not be described in the key audit matter section of the auditor's report. Rather, the auditor will do what? Will report this matter in accordance with ऐसे। तो जो एक जन ने क्वेश्चन डाला था उसका आंसर यही होगा, बीच में ग्रुप में एक जन ने डाला था तो उसका आंसर यही था, 570 के तहत तुमको पूरी पूरी रिपोर्टिंग करनी है और एक रेफरेंस देना है टू द बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन या मटेरियल अनसर्टिनिटी वाले पैरा का, एक रेफरेंस देना है तुमको कहाँ पे, की ऑडिट मैटर वाले सेक्शन में। तो की ऑडिट मैटर पैरा में सिर्फ एक रेफरेंस आएगा, तुम सिर्फ एक रेफरेंस दे दोगे तो उससे बात नहीं बनेगी, तुमको एज पर जो ऐसे है उसके जैसे जो रिपोर्टिंग करनी है वो तो करनी है ना। उस क्वेश्चन में क्या हुआ था, उसने सिर्फ एक रेफरेंस दे दिया था कि एक रेफरेंस दे दिया था गोइंग कंसर्न मैटर से रिलेटेड, भैया सिर्फ रेफरेंस देने से बात नहीं बनेगी ना, तुम रिपोर्ट भी तो करो एज पर रेलेवेंट स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, जैसा रिपोर्टिंग करनी है वैसा रिपोर्टिंग भी करोगे। करेक्ट है, यही से वो क्वेश्चन आया हुआ है। सो इंपॉर्टेंट मार्क करना, ये एरिया इंपॉर्टेंट है। इट्स अ डाउट ये था कि हाँ वो मैंने पढ़ा तो मुझे भी यही डाउट आया था कि उसमें एडवर्स और क्वालिफाइड या वो कुछ स्पेसिफाई नहीं किया था, सिर्फ कैम के मतलब अराउंड बात करके कंक्लूड कर दिया था। देख लेते, वो वाला क्वेश्चन डाला हुआ है ना उन्होंने। ये क्वेश्चन है, TBR Limited has plan of its business being closed due to huge loss incurred due to recent outbreak of global pandemic within a short period from the close of the accounting year ended on 31st March 2020. The financial statements for the said year have been prepared on the same basis as in the earlier periods with an additional note that business of the company shall cease in near future. Going concern का क्वेश्चन आ रही है, ठीक है। And the asset shall be disposed of in accordance with the plan of disposal as decided by the management. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये नोट्स टू अकाउंट में तुमने डिस्क्लोजर कर दिया है रिलेटेड टू दिस मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, है ना। स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी इंडिकेटेड दिस एस्पेक्ट इन की ऑडिट मैटर्स ओनली बाय अ रेफरेंस टू अ पॉसिबल सेसेशन ऑफ बिजनेस। तुमने सिर्फ एक रेफरेंस डाल दिया है कि भैया सेसेशन बिजनेस हो सकता है बंद हो जाए बाद में, एंड मेकिंग ऑफ एडजस्टमेंट्स इफ एनी टू बी मेड एट द टाइम ऑफ सेसेशन ओनली। जब बंद हो जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब बंद हो जाएगा तभी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो जो एडजस्टमेंट लगेगी कर देंगे। अभी ऑडिटर ने एज एन ऑडिटर उसने सिर्फ एक की ऑडिट मैटर पैरा में रेफरेंस डाल दिया टू द पॉसिबल सेसेशन, तो ये चलेगा क्या, सिर्फ एक रेफरेंस नहीं डालना है तुमको, साथ साथ जो रिलेवेंट ऐसे के तहत जो रिपोर्टिंग होनी है वो तो करोगे ही करोगे। तो यहाँ पे पूरा का पूरा 570 आएगा तुम्हारा कि डिस्क्लोजर एडिक्वेट है, सिंस एडिक्वेसी और डिस्क्लोजर इज बीइंग देयर बाय द मैनेजमेंट, उन्होंने नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज कर दिया ये पॉइंट को, इसलिए क्या करोगे तुम इस केस में, रिपोर्टिंग करोगे जैसी तुम्हारी डिस्क्लोजर अगर हो गया है बाय द मैनेजमेंट तो वैसी कैसी रिपोर्टिंग होनी चाहिए, एंड प्लस इसका एक रेफरेंस डालोगे की ऑडिट मैटर पैरा में, एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू बी सेड विद द कंप्लायंस ऑफ द स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट। तो वही तुम्हारा 701 भी आएगा, 701 जो अभी अपन ने पढ़ा ना इंटरेक्शन वाला पॉइंट पूरा हेडिंग, वो पूरा का पूरा आएगा तुम्हारा, एंड तुम्हारा 570 के तहत जो रिपोर्टिंग करनी है वो भी आएगी। तो याद देखो, इवेंट्स और कंडीशन नेट में का सिग्निफिकेंट डाउट, ये जो है एंटिटी टू सीज ऑपरेशन इज वन ऑफ दोज इवेंट्स और कंडीशन if events or condition have been identified and material uncertainty exists, but based on the audit evidence obtained the auditor concludes that no material uncertainty exists, तो auditor shall evaluate whether in view of the requirements of the applicable FRF the financial statement provide adequate disclosure or not. further 701 का पॉइंट आएगा यहाँ पे, 701 वाला पॉइंट डाला है उसने। तो यहाँ देखो कंक्लूजन क्या है, एज पर द फैक्ट्स गिवन इन द केस इंटेंशन ऑफ टीबीआर लिमिटेड एज अ प्लान ऑफ इट्स बिजनेस बीइंग क्लोज्ड एज अ ह्यूज लॉस इन इनकर्ड in the pandemic within short period. However, financial statement for the year have been prepared on the same basis as it has been in the earlier period with an additional note. तो नोट डाल दिया है उन्होंने, बोल रहा है thus management intention to liquidate the entity or to cease operation is one of those events or condition जो significant cast doubt करते हैं on the entity's ability to continue as going concern and is therefore also a by default key audit matter. It's by its nature a key audit matter also. Therefore
the auditor is required to communicate the key audit matter in accordance with ऐसे 570 in the above stated manner. Simple reference as to possible cessation से का बात बनेगी क्या? नहीं, रेफरेंस तो तुमको देना ही है एज पर ऐसे 701, रेफरेंस तो देना ही है, लेकिन जो रिपोर्टिंग होगी वो एज पर रेलेवेंट ऐसे होगा, एज पर ऐसे 570 रिपोर्टिंग करनी है तुमको। समझ में आ सर रहा है क्या? इसमें जीसी हाँ जीसी इनअप्रोप्रिएट लग रहा है ना, तो लाइक कंक्लूजन में एडवर्स ओपिनियन वाला नहीं आएगा। यहाँ पे बोला within a short period from the close of the accounting year the financial statement for the said year have been prepared on the same basis as in earlier periods with an additional note that the basis for the company shall cease in near future and the assets shall dispose of in accordance with the planned disposal है। तो ये एक बात मान के चलो कि जब तक तुमको बोले ना कि जीसी इनअप्रोप्रिएट है तो तब तक तुम मत मानो उसको। एक और क्वेश्चन देखा था अपन ने, अपने ही बुक में दिया हुआ है, वेयर दिस पर्टिकुलरली सेड कि सारा इंटेंशन समझ में आ रहा है कि जीसी इटसेल्फ इज इनअप्रोप्रिएट। एक सिमिलर क्वेश्चन है, तो जब तक तुमको क्वेश्चन में क्लैरिफाई करके बताना दे कि जीसी इज नॉट अप्रोप्रिएट, तब तक तुम जीसी को अप्रोप्रिएट ही मानो, ठीक है। 570 का है, ये रहा, ये वाला क्वेश्चन था क्या? नहीं, ये तो टेस्ट में अपन ने दिया था वो वाला। ये रिजोल्यूशन प्लान वाला है। तो देखो जहां जहां क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं है ना, अनसर्टेन है, गोइंग कंसर्न के ऊपर कुछ बोला ही नहीं कि गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है या नहीं, तो वहां तुम गोइंग कंसर्न को अप्रोप्रिएट ही मानोगे। ये सेम क्वेश्चन है, राठी लिमिटेड करके चेंज कर दिया बस, जो एमटीपी मार्च 19 में वापस से आया है, और ओल्ड सिलेबस नवंबर 2020 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। प्रमोटर्स वाइफ एक क्वेश्चन है जहाँ पे इनअप्रोप्रिएट बोला था उसने, ये वाला क्वेश्चन था शायद, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का, ये वाला देखो, ऑल दिस नेगेटिव फाइंडिंग्स हैव लेड हिम टू कंक्लूड, तुमने कंक्लूड कर लिया, क्वेश्चन में खुद बोल रहा है कि ऑडिटर ने खुद कंक्लूड कर लिया कि यूज ऑफ जीसी ऑन एज द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट अप्रोप्रिएट। तो इस केस में तुमको जब बोल दिया साफ साफ कि अप्रोप्रिएट नहीं है, तभी तुम मानो, वरना अपना दिमाग मत लगाना ज्यादा, ठीक है। ओके वापस से एक बार सारे क्वेश्चंस देखोगे तो और क्लैरिटी आएगी। क्या बोल रहे हो? ओके गॉट इट। ठीक है, यस एवरीवन। ये इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है यहाँ पे रेफरेंस डालना है तो डाल डाल दो। द क्वेश्चन फॉर दिस पैरा इज कवर्ड अंडर एस ए 570, ठीक है। जो क्वेश्चन अपन ऑलरेडी राठी लिमिटेड वाला क्वेश्चन है ना, वो डाल दो, राठी लिमिटेड क्वेश्चन नवंबर 2020 ओल्ड सिलेबस, इसी के ऊपर है ये, यहाँ रेफरेंस डालना है तो डाल दो। लास्टली फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द अपना की ऑडिट मैटर का फॉर्म एंड कंटेंट क्या होगा? in other circumstances, so if the auditor determines depending on the facts and circumstances of the entity and the auditor that there are no key audit matters to communicate, और कोई की ऑडिट मैटर है ही नहीं कम्युनिकेट करने के लिए, लेकिन तुमको सिंस इट इज अ लिस्टेड एंटिटी सपोज एंड यू हैव टू कम्युनिकेट द की ऑडिट मैटर, पैरा तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा, के एम पैरा तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा तुमको, अगर सपोज इफ इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू इंक्लूड द के एम पैरा, बट यू डिड नॉट फाइंड एनी की ऑडिट मैटर, तुम्हारे हिसाब से कोई की ऑडिट मैटर पैरा है ही नहीं, or that only key audit matter communicated are those which refer to the modified opinion या GC, since modified opinion अगर तुम दे रहे हो या गोइंग कंसर्न वाला है, तो ये तो बाय डिफॉल्ट की ऑडिट मैटर है ही है, तो सिर्फ ये ही दो अगर बाय डिफॉल्ट वाले मैटर जो है वही तुम्हारे की ऑडिट मैटर बन रहे हैं, या फिर कोई भी मैटर की ऑडिट मैटर तुम्हारा है ही नहीं, so in that case auditor will include a statement to this effect in a separate section of the auditor's report under the heading key audit matter। मतलब की ऑडिट मैटर पैरा तो जाएगा जाएगा, बस तुमको बताना पड़ेगा कि हमारे नजर में कोई की ऑडिट मैटर पैरा नहीं है, या फिर जो है हमारे नजर में वो वही वाले हैं जो 705 और 570 में हमने ऑलरेडी जिसकी रिपोर्टिंग कर दी है, ठीक है। तो तुम्हारा की ऑडिट मैटर पैरा तो तुमको इंक्लूड करना ही पड़ेगा, जस्ट एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा टू दिस इफेक्ट, स्टेटमेंट टू दिस इफेक्ट मतलब स्टेटमेंट बताना पड़ेगा कि कोई की ऑडिट मैटर पैरा हमने कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, हमने नहीं पता चला है कोई की ऑडिट मैटर पैरा।
लास्टली टीसीडब्ल्यूजी को भी तुमको बता देना है जो जो मैटर तुमको की ऑडिट मैटर लगे थे, एंड इफ एप्लीकेबल डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ द एंटिटी एंड द ऑडिट, द ऑडिटर्स डिटर्मिनेशन दैट देयर आर नो की ऑडिट मैटर्स टू कम्युनिकेट इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ठीक है, सो 701 वी आर डन, 701 वी आर डन। 720 का वीडियो मैं अभी तुमको दे रहा हूँ, ना कि 706। ठीक है, 706 और 710 अपन कर लेंगे। 720 का वीडियो मैं अभी तुमको दे रहा हूँ। 720 अभी तुरंत कर लो फटाक से, अराउंड 40 मिनट्स का होगा। 720 छोटा सा स्टैंडर्ड है बट इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। ठीक है, 3-4 साल पहले ही आया अदर इन्फॉर्मेशन के ऊपर स्टैंडर्ड जो है। तो 720 अभी कर लो वीडियो के थ्रू। 706 और 710 अपना बचा रहेगा फिर उसके बाद। तो ये मुझे बताओ, कल टेस्ट है अपना, तो कल अपन कर सकते हैं या टेस्ट दोगे? कल 706 710 कर सकते हैं क्या, या टेस्ट के लिए गैप चाहिए तुमको? बोलो 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 जल्दी, टेस्ट के लिए गैप चाहिए बोल रहे थे टेस्ट सब। के लिए क्या? ठीक है, फिर 706 और 710 अपन डे आफ्टर टुमारो करेंगे। ये अभी 720 दे रहा हूँ मैं, 720 कर लेना। और जो जो लोग 705 नहीं किए, अंतिमा एंड अदर्स, ठीक है, जो 705 नहीं किए हैं, जो वो वाला वीडियो इन्वेस्टिगेशन पार्ट 1 और 705 वो दोनों कर लेना कंप्लीट। ठीक है, सो 720 का वीडियो में आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग, 2 मिनट का ब्रेक लेना तो ले लो, बाकी तुरंत स्टार्ट कर लेना। नाश्ता वाश्ता करने का 5 मिनट का ब्रेक लेना तो 5 मिनट का ले लो, बट तुरंत 720 कंप्लीट करके ही रहना आज। डन। फिर अपनी 700 की सीरीज के बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे। आई एम नॉट स्टार्टिंग विथ 800 की सीरीज, क्योंकि वो मैं चाह रहा था एक साथ सारे जितने नए चैप्टर है वो एक साथ अपन कंप्लीट करें लास्ट में। तो अपन जो जितने नए चैप्टर्स है वो एक साथ स्टार्ट करेंगे, ऐसे 800 की सीरीज, एस आर ई, एस ई, ठीक है, एस आर एस और तुम्हारे डिजिटल ऑडिट, ये सारे अपन लास्ट में करेंगे। ई एस जी ऑडिट हो गया, ई एस जी वगैरह, तो एक साथ अपन करेंगे। तो 800 की सीरीज अपन अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, वी विल बी फिनिशिंग ऑफ विद अदर चैप्टर्स। वंस वी आर डन वी विल स्टार्ट विद ऐसे 800 की सीरीज। ठीक है, ऐसे 700 हो जाएगा अपना परसों, उसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलो, बाय बाय। बाय सर। आफ्टर एस 720 थोड़े क्वेश्चन है सर को लास्ट में। कौन से क्वेश्चन बोल रहे हो? अच्छा, 720 के बाद जो क्वेश्चन है, 720 के बाद जो क्वेश्चन है बोल रहे हो ना? अपन सारे क्वेश्चंस करेंगे, टेंशन मत लो उसका। ये तुम्हारे पूरे के पूरे 700 की सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो अपन सारे के सारे कर लेंगे। ठीक है, डन। ठीक है, चलो।